हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए गए हैं उन सब के बारे में आज की हमारी ये क्लास रहेगी। ये जो आपकी क्लास होगी ये आपकी जो हरियाणा HCS का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि आपका जो ये HCS लेवल का एग्ज़ाम होता है या UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में जितने भी इंटरनेशनल स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल स्तर का करंट अफेयर है उन सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक क्लास हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की भी बना देंगे। तो मैं जो इंटरनेशनल करंट अफेयर की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी जनवरी से जुलाई तक का जितना भी आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर रहा है उस सब के बारे में रहेगी। ठीक है, वैसे जो आपका पहले एग्जाम सितंबर में हुआ था उसमें सितंबर तक का जितना भी करंट अफेयर था वो पूछा जा चुका था। मतलब इस एग्जाम में मोस्ट ऑफ कोविड से रिलेटेड पूछा गया था। तो अब जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम में वैसे मतलब जुलाई तक का भी करंट अफेयर कवर कर लेते हैं, तो इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से ओलंपिक हुआ, इंटरनेशनल स्तर पर जो प्राइजेस दिए जाते हैं, इंटरनेशनल डे होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर है, अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो भी विवाद रहा, ठीक है, श्रीलंका क्राइसिस है, उन सब के बारे में पढ़ जाना इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और जितना भी टॉपिक है वो सब मैं आपको जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी उसमें करा दूंगी। पर आज की हमारी क्लास जो है वो रहेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्तर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरीके से हमारे IMF है, ठीक है, ये भी इंटरनेशनल स्तर का है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, IMF के बारे में भी पढ़कर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि IMF किससे रिलेटेड मुद्दा रहा है, श्रीलंका क्राइसिस से ये रिलेटेड रहा है। तो हो सकता है IMF में से भी कुछ पूछ लिया जाए, वर्ल्ड बैंक से, और आपका जो फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ के जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक है ये हमारा रहेगा AIIB। AIIB जो बच्चे मतलब UPSC लेवल की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होगा। AIIB जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए काम करता है, कब बनाया गया था। सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी होता है कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ बना हुआ है, कब बना था, क्यों बनाया गया था और इसके उद्देश्य क्या है और ये किस किस चीज़ के लिए काम करता है। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मतलब इस तरीके क्वेश्चन जो है वो देखने को है। AIIB जो AIIB है इसकी जो फुल फॉर्म है, मतलब इसका मतलब ये होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, मैंने लिखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये एशियन कंट्रीज का एक बैंक है, एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के लिए, ये उन सब ने मिलकर इस बैंक का निर्माण किया है। और ये किसके लिए काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिस तरीके से कहीं रोड बनाना है, पुल बनाने हैं, नदियाँ बनानी हैं, या फिर कहीं भवन बिल्डिंग्स वगैरह, ये इन सब चीज़ों के लिए जो आपका एशियन बैंक है वो काम करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक होता है और ये क्या देता है, अलग अलग देशों को ऋण देता है, मतलब लोन देता है, ताकि वो अपने यहाँ पर जो विकास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम है वो कर सके। तो एशियन बैंक जो है इसको बनाने का जो सबसे पहले आइडिया था वो चाइना ने दिया था, और चाइना का ही इसको बनाने के पीछे हाथ रहा है। इसकी जो स्थापना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2015 को, मतलब हाल ही का टॉपिक रहा है, ये रिसेंट में ही बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब 90s का नहीं है, ये 2015 में बना था। कब, 25 दिसंबर 2015 को बनाया गया था। ठीक है, और इसको बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जितनी भी एशियन कंट्रीज है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, ताकि विकास दर क्या है आगे तेजी से बढ़ सके। ठीक, तो इसका गठन है जो है वो 25 दिसंबर 2015 हेडक्वार्टर है। अब ये अगर चाइना ने इसको बनाने के पीछे योगदान दिया है तो इसका हेडक्वार्टर भी चाइना की राजधानी बीजिंग में ही बनाया गया है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, चाइना की कैपिटल बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, चाइना की कैपिटल बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अब तक टोटल 97 कंट्रीज जो हैं वो एशियन मतलब इस बैंक की सदस्य है। कितनी, 97
सदस्य हैं इसके, कितने हैं, 97 कंट्रीज इसकी सदस्य है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज शामिल हो सकती हैं, इसमें बाकी दूसरी कंट्री जो है वो भी इससे ऋण ले सकती हैं, ठीक है। तो एशियन बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ बनाया गया है, चाइना के बीजिंग में है। और ये किस लिए बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बैंक की स्थापना की गई है। और इस बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी, आपके 25 दिसंबर 2015 को कहाँ पर की गई, चाइना के बीजिंग में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे इस बैंक के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए इसका निर्माण किया गया है, मतलब सामाजिक के साथ साथ आर्थिक सुधार करने में भी ये हमारी सहायता करता है। कौन सा बैंक है ये, AIIB, ठीक है। और ये बहुपक्षीय मुद्दों के लिए काम करता है, जिस तरीके से द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जैसे हमारा इंडिया है और चाइना है, इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम विवाद है, परंतु उसको भूलकर ये बाकी सभी मुद्दों पर क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर दो देश के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद है तो उस चीज को परे रखते हैं और अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो AIIB सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम करता है। और ये रोड की कनेक्टिविटी के लिए, रोड कनेक्टिविटी और समुद्र की जो कनेक्टिविटी होती है, समुद्री कनेक्टिविटी के लिए भी ये मतलब ऋण वगैरह देता है देशों को, ताकि वो अपने यहाँ पर कनेक्टिविटी का सुधार कर सके, ठीक है। जो चाइना है, चाइना का जो बेल्ट, रोड बेल्ट मैप, मतलब चाइना का जो रोड बेल्ट है, जो ये बेल्ट सिस्टम से अपने रोड बनाता है, वो भी इसी के इसने AIIB के थ्रू ही इसने बनाए हैं। कौन से, चाइना बेल्ट रोड भी इसी के थ्रू बनाया गया है। किसके थ्रू बनाया है, AIIB के थ्रू बनाया गया, ठीक है। AIIB की अब तक कितनी बार मीटिंग हो चुकी है, मतलब इंडिया में जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी। और उसके तहत इंडिया में 5 परियोजनाएं, मतलब 5 परियोजनाओं के लिए इस बैंक ने इंडिया को ऋण दिया था, ठीक है। तो उस सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। इंडिया में जो इसकी मीटिंग हुई थी, AIIB की मीटिंग 2018 में इंडिया में हुई थी। और इसकी मीटिंग जो थी मतलब कहाँ पर आयोजित कराई गई थी, मुंबई में। कहाँ हुई थी इसकी मीटिंग, 2018 में ही हमारे इंडिया में इसकी मीटिंग हुई थी, क्योंकि एशियन कंट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, एशियन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो एशियन कंट्रीज में इसकी मीटिंग आयोजित कराई गई है। तो एशिया के 2018 में मुंबई में इसकी मीटिंग कराई गई और वहां पर 5 परियोजनाओं के लिए AIIB ने क्या दिया था, ऋण दिया था। सबसे पहले मतलब इसमें कौन सी वो परियोजनाएं थी, एक थी बेंगलोर मेट्रो। किसके लिए ऋण मिला था इसे, बेंगलोर मेट्रो के लिए, ठीक है। सेकंड क्या था, गुजरात ग्रामीण सड़क। गुजरात में जो ग्रामीण इलाकों में जो सड़क बनती हैं उनके लिए जो ऋण है वो किसने दिया, AIIB ने दिया है, ठीक है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश पावर प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश की पावर प्रोजेक्ट के लिए भी हमें इसके लिए मतलब इसने ऋण दिया था, ठीक है। और क्या है, ट्रांसमिशन इंडिया। किसके लिए मिला ऋण, ट्रांसमिशन इंडिया के लिए। और एक मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के लिए, मतलब इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए भी ऋण मिला था, ठीक है। तो 5 चीजों के लिए इंडिया को क्या मिला, AIIB से ऋण मिला है। और ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है। तो इंडिया में 2018 में इसकी मीटिंग हुई थी और इंडिया क्या इसका सदस्य है, क्योंकि एशियन कंट्रीज क्या है इसकी सदस्य है। और ये क्या करती है, अलग अलग देशों को ऋण देती है। हमारे यहाँ पर 2018 में मुंबई में इसकी मीटिंग हुई थी। और क्या, AIIB जो है, जो अमेरिका है, USA है, वो AIIB का क्या है, विरोधी है। अब इस पॉइंट को जान लेना भी जरूरी है कि USA जो है वो AIIB का विरोधी क्यों है, क्योंकि USA में ही क्या है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्या देते हैं, दूसरे देशों को लोन देते हैं। तो अमेरिका ऐसा सोचता है कि अगर AIIB मजबूत होता है तो इनके मतलब यहाँ पर जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका है, उसकी जो प्रभुत्व है, मतलब उसका जो अधिकार है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अमेरिका AIIB का विरोधी है, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। चाइना के बीजिंग में क्या इसका हेडक्वार्टर है, AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये आपका मतलब इतना जान लेना ही जरूरी है कि क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इंडिया में इसकी मीटिंग कब हुई और किस उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वाले नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से हमारे ये नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसे 2020 में क्या मिला है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। शांति के नोबेल प्राइज से इससे मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित। इसके अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला है 2020 का शांति का नोबेल प्राइज से इसे सम्मानित किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है, मतलब 2020 में मिला था इसे नोबेल प्राइज। ये किस लिए बनाया गया? ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, मानवीयता के लिए काम करता है। कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये मानवीय, मतलब मानवीयता के लिए काम करता है, या ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी गरीब देश है या फिर ऐसी स्थिति है जहाँ पर खाना उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो ऐसे देशों को और ऐसी जगह पर खाना उपलब्ध कराता है। लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए, कुपोषण से बचाने के लिए काम करता है। किससे बचाने के लिए काम करता है? ये भूखमरी। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? तो भूखमरी से बचाने के लिए, अच्छा पोषण देने के लिए, अच्छे पोषण के लिए, ठीक है, और कुपोषण खत्म करने के लिए काम करता है। मतलब आजकल ऐसा देखने में आता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। तो इसलिए कुपोषण से मुक्ति के लिए भी जो खाद्य, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये काम करता है। तो कुपोषण से मुक्ति के लिए भी ये काम करता है। कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब 2020 में से नोबेल प्राइज से सम्मानित क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता है 2019 में जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और उस समय में इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास खाने के लिए, मतलब फूड क्राइसिस भी हो सकता था उस समय में। तो इसने 97 मिलियन लोगों को खाना पहुंचाया था। कितने मिलियन? 97 मिलियन। उस समय में 97 मिलियन लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खाना पहुंचाया। तो इसलिए क्या किया गया? खाना पहुंचाया, और अपनी ये ह्यूमैनिटी के लिए तो जाना ही जाता है, तो इसलिए इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसने कोविड-19 के समय में लोगों की मदद की थी, और इसी वजह से इसे शांति के नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। आपसे नोबेल प्राइजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, पिछले एग्जाम में भी नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया था, ठीक है। 2021 के नोबेल प्राइजेस के बारे में पूछा गया था, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये 2020 के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये कब बनाया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो शुरुआत है ये 1961 में बनाया गया। कब बनाया गया? ये 1961 में ये बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? रोम, इटली में। रोम की जो कैपिटल है इटली, वहाँ क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। किसका? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन 2 साल बाद भारत इसका सदस्य बना था। 1963 में जो भारत है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का क्या बना? सदस्य बना, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत 1963 में इसका सदस्य बना था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी कि जिन कंट्रीज को अच्छा खाना उपलब्ध नहीं होता है, ये उन कंट्रीज को अच्छा खाना उपलब्ध करा सके, या जहां पर भूखमरी है उस समस्या को ये खत्म कर सके। कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वो 2030 तक भूखमरी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। कब तक का टारगेट है इसका? 2030 तक का टारगेट है कि 2030 तक पूरी तरह से भूखमरी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, ठीक है। और इसने जब सबसे पहला, इसका जो उद्देश्य रहा था वो क्या था? शेयर द मील। क्या था इसका सबसे पहला मोटिव? शेयर द मील, ठीक है। तो शेयर द मील के साथ में इसे अपनी शुरुआत की थी। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। शेयर द मील से शुरुआत हुई। 2030 तक इसका क्या उद्देश्य है? पूर्ण रूप से भूखमरी को समाप्त। और भारत ने जो मिड डे मील की शुरुआत की, अपने यहाँ स्कूलों में क्या किया है? मिड डे मील। हमारे इंडिया में क्या है? मिड डे मील की शुरुआत की गई है, वो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ही की गई है। किसके तहत की गई है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको भी रिवाइज करा दिया। 1961 में बना था, हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। भारत इसका सदस्य 1963 में बना। इससे पहले मैंने आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बताया था, 2015 में बना था। उसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे RCEP के बारे में, ठीक है। अभी RCEP क्या होता है? इससे पिछली बार जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसमें ऐसा पूछा गया था कि इसमें से कौन से सदस्य ऐसे हैं जो RCEP के सदस्य नहीं है, RCEP के साथ फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं है, ठीक है। तो उनके बाद, ठीक है, RCEP, जो RCEP है ये है आपका
व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये व्यापार से संबंधित है। और ये जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ में फ्री ट्रेड करता है, यानी कि खुला व्यापार या फिर मुक्त व्यापार कह सकते हैं। मुक्त व्यापार करता है ये कौन? RCEP। इसमें एशियन कंट्रीज आती है, 10 एशियन कंट्रीज हैं और उन 10 एशियन कंट्रीज के साथ में कुछ FTA कंट्री हैं, फ्री ट्रेड कंट्रीज हैं, जो इन 10 एशियन कंट्रीज के साथ क्या करती हैं? व्यापार करती हैं। RCEP का जो पूरा फुल फॉर्म है ये क्या है? क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। इसकी जो स्थापना है वो 2012 में की गई थी। कब बना था ये आपका? 2012 में बना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। 2012 में ये बना था। इसका उद्देश्य जो है वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आर्थिक स्तर पर भी ये काम करता है, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड काम करता है ये। व्यापक आर्थिक साझेदारी मंच जो बनाया गया, RCEP बनाया गया है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो आर्थिक वृद्धि करना है। किसकी वृद्धि? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को लेकर काम करता है और व्यापार से संबंधित भी ये काम करता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक साझेदारी को लेकर ये काम करता है और साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य है। पिछली बार 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए थे और साथ में उनके उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। और उसमें कौन से थे? मतलब एक एशियन कंट्री के बारे में ही पूछा गया था। ठीक है, एक SCO संघाई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था, एक इसमें से MED था, एक और था इसमें, मतलब 4 तरीके से ऐसे दिए गए थे और उनके उद्देश्य के बारे में पूछा गया था कि ये किस लिए काम करते हैं। और इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से आपको इस तरीके से मैच करना था। ठीक है, तो इस तरीके से इनके उद्देश्य भी पूछ लिए जा सकते हैं, या आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेगा, ईयर्स पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिछली बार 3 या 4 क्वेश्चन जो थे वो इसमें से, मतलब इस टॉपिक में से कवर किए गए थे जो आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो RCEP व्यापार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी मंच है। ये आर्थिक व्यापार के लिए काम करता है, आर्थिक वृद्धि के लिए काम करता है। ये पूरे वर्ल्ड स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर काम करता है। अब मैं बता देती हूँ 10 एशियन कंट्रीज कौन सी हैं और जो फ्री ट्रेड है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो जिनका 10 एशियन कंट्रीज के साथ में, उनके बारे में बता देती हूँ। पिछले एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताइए कि RCEP की प्रमुख कौन सी कंट्री नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था, लास्ट में D ऑप्शन था, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश क्या था? इसका आंसर था, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इनका सदस्य नहीं है। बांग्लादेश ना ही एशियन कंट्रीज में आता है और ना ही FTA में है। FTA में तो वैसे भी ये नहीं हो सकता है। तो बांग्लादेश जो है ये तो सार्क कंट्री में शामिल है। ठीक है, तो ये सार्क कंट्री में आता है बांग्लादेश, तो एशियन कंट्रीज में है ही नहीं। तो इसलिए RCEP का सदस्य ये नहीं था। जिसने इसके बारे में पढ़ा था उसी का ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ आपको एशियन कंट्री के बारे में। जो एशियन कंट्रीज हैं इसमें 10 एशियन कंट्रीज आती हैं और 5 क्या हमारी FTA कंट्री हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल है सिंगापुर। कौन सी कंट्री है इसमें? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर के साथ में है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड के साथ इसमें है वियतनाम। कौन सी कंट्री है? वियतनाम। ठीक है, फिर ब्रुनेई। कौन सी कंट्री है? ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदरसेरी। ठीक है, इसके बाद है कंबोडिया। फ्नेम फो इसकी कैपिटल है कंबोडिया। कंबोडिया के साथ में और इसमें है लाओस। क्या नाम है इसका? लाओस। फिलीपींस। 10 एशियन कंट्रीज लिख रही हूं मैं ये आपकी, जो एशियन। मलेशिया। कौन सी कंट्री शामिल है इसमें? मलेशिया। और इंडोनेशिया। कौन सी कंट्रीज है? इंडोनेशिया। म्यांमार, जिसकी कैपिटल है नायपीडू। ठीक है, जो हमारा ही पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? सिंगापुर, इसके बाद थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो ये 10 कंट्री हैं जो किस में शामिल हैं? जो एशियन कंट्रीज है। कौन सी कंट्री हैं ये? एशियन कंट्रीज हैं। इनके साथ में 5 और कंट्री हैं जो क्या करती हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन्होंने इन कंट्रीज के साथ में किया हुआ है। तो उनमें कौन सी कंट्री शामिल है? पहले तो एशियन कंट्रीज के बारे में एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या है? सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद में थाईलैंड है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और म्यांमार है।
ये सभी किस में शामिल है? आपके एशियन कंट्रीज में शामिल है। ठीक है, तो जो 5 कंट्री और व्यापार करती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन्होंने इन कंट्रीज के साथ में किया हुआ है, उनके बारे में भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो 5 कंट्री शामिल है उसमें। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जापान। कौन सी कंट्री शामिल है इसमें? जापान। जापान के साथ में यहाँ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ यहाँ शामिल है चीन। चीन के साथ शामिल है न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री शामिल है? न्यूजीलैंड, जिस दक्षिण का क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया की साइड में पड़ता है। ठीक है, तो 5 न्यूजीलैंड और एक इसमें शामिल है साउथ कोरिया। कौन सी कंट्री शामिल है इसमें? दक्षिणी कोरिया, जिसकी कैपिटल है सियोल। क्या है? दक्षिणी कोरिया। ठीक, तो ये 5 कंट्री क्या करती है? इन कंट्रीज 10 एशियन कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया इन्होंने। RCEP यही है कि इंटरनेशनल स्तर पर क्या करना है? व्यापार करना है, और इन्होंने इन कंट्री के साथ क्या किया हुआ है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। कई कंट्रीज ऐसी होती है जिन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में व्यापार में घाटा दिखाई देने लगता है, और कई कंट्री ऐसी होती है जिन्हें उसका फायदा भी होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो हमें, अगर हमारे यहाँ एग्रीमेंट के तहत ना तो आयात कर लगता है और ना ही निर्यात कर लगता है, तो इसके तहत में क्या होगा? दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें नुकसान भी हो जाता है। तो इंडिया जो है, इंडिया इसका सदस्य था, 2019 तक इसका सदस्य था। इंडिया 2019 में RCEP से क्या हो गया? बाहर हो गया। अगर अब आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत RCEP का सदस्य है, तो भारत RCEP का सदस्य नहीं है। 2019 में भारत इससे अलग हो गया था। भारत का कहना था कि इसको अपने व्यापारिक वृद्धि में क्या महसूस हो रहा है? घाटा महसूस हुआ है, और इसीलिए जो भारत है वो RCEP से अलग हो गया। ठीक है, RCEP की जो 2019 में मीटिंग हुई थी, ओशिनिया भी इसमें शामिल था और 3 कंट्रीज और इसमें शामिल थी। तो भारत जो है 2019 में यहाँ से बाहर हो गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत RCEP का सदस्य है, तो भारत RCEP का सदस्य नहीं है। आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। 10 एशियन कंट्री आती है और 5 क्या है इसमें? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो उसमें ये ऑप्शन थे, उसमें इन कंट्री के साथ में 3 ये कंट्री दी थी और 1 कंट्री इसमें बांग्लादेश को ऐड कर दिया था। तो बांग्लादेश जो है वो इसका सदस्य नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर था वो बांग्लादेश था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिस तरीके से अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं ICC और ICJ के बारे में। इन दोनों के बारे में हम एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही बनाए गए थे, और अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ICC के बारे में और ICJ के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ही हेडक्वार्टर जो है वो एक ही जगह पर बनाया गया है, और दोनों ही क्या है? कोर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ICC के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सबसे पहले ICC के बारे में पढ़ेंगे। जो ICC है इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम। क्या मतलब है इसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम। बहुत सारे बच्चों ने तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, क्या नाम है इसका? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जो किसके लिए काम करता है? जिस तरीके से कोई क्राइम हो जाता है, विश्व स्तर पर कोई क्राइम होता है, आपराधिक मामले होते हैं, जिस तरीके से वॉर होते हैं, वॉर में मतलब लोगों की जान जाती है, तो दूसरे देशों से क्या करता है? ये सवाल पूछता है, उन्हें अपने कोर्ट में बुलाता है। ठीक है, तो जो ICC है इसकी स्थापना जो है वो रोम संविधि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई? रोम संविधि। अब रोम संविधि क्या होता है? रोम संविधि का मतलब ये है कि जब तक किसी का क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। तो रोम संविधि क्या कहती है कि जब तक किसी का क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता तब तक क्या नहीं माना जाएगा? वो तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो रोम संविधि के द्वारा इसकी जो मतलब इसका गठन है वो किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 2002 को हुई थी। कब हुई इसकी स्थापना? 1 जुलाई 2002 को ये बनाया गया था। किसके द्वारा? रोम संविधि के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड की हेग में है। कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है हेग। तो हेग में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। वैसे तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया है? नीदरलैंड का शहर है
हेग, वहीं पर आईसीसी और आईसीजे दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है। आईसीसी में टोटल 18 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 18, यानी कि 18 इसमें क्या होते हैं, जो जस्टिस होंगे इसमें और जो न्याय करते हैं। आईसीजे में 15 सदस्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य हैं? 18 सदस्य हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में है और 1 जुलाई 2002 को ये बनाया गया था। अब इसके उद्देश्य क्या है, मतलब इसके जो उद्देश्य हैं ये कौन से क्राइम को लेकर काम करता है? जैसे नरसंहार है, कई कंट्री में क्या हो जाता है, नरसंहार हो जाता है, ठीक है। युद्ध की स्थिति पैदा होती है, युद्ध हो जाते हैं, उसमें बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। आपराधिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक मामले हैं, तो उन सब के लिए जो आईसीसी है वो काम करता है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, इसके लिए काम करता है। अब जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अब रशिया और यूक्रेन क्राइसिस है, क्या है? रशिया और यूक्रेन क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस में जो यूक्रेन है उसके बहुत से लोग मारे गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, ये रशिया का एक शहर है जिसका नाम है बूचा। क्या नाम है? बूचा। तो हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर वॉर शुरू होने के साथ साथ बूचा नरसंहार देखने को मिला था। तो बूचा नरसंहार जो है, यहाँ पर ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई थी कि यहाँ पर मतलब लोगों की इस तरीके से लाशें पड़ी हुई मिली थी। कहाँ पर? बूचा में। तो इसे क्या नाम दिया गया? बूचा नरसंहार का नाम दिया गया। और जो बूचा नरसंहार है तो ये अब आईसीसी का मामला हो गया, ये इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर इसकी कार्रवाई की जाएगी, दोनों देशों को यहाँ बुलाया जाएगा। तो ये किसके लिए काम करता है? यहाँ तो कोई किसी कंट्री में नरसंहार नहीं होना चाहिए, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। युद्ध जैसी स्थिति होती है तो जो बेकसूर लोग होते हैं उनकी जान चली जाती है, तो ऐसे देशों से क्या करता है, आईसीसी सवाल पूछता है, उन्हें सजा देता है, ठीक है, या किसी चीज के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है उन्हें। तो आईसीसी क्राइम्स को रोकने के लिए काम करता है। इसमें इसके खास बात यह है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है वो आईसीसी का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? इंडिया इसका सदस्य नहीं है। किसका? आईसीसी का। इंडिया सिर्फ आईसीजे का सदस्य है। किसका सदस्य है? इंडिया आईसीजे का। इंडिया आईसीसी का सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया आईसीसी और आईसीजे में किसका सदस्य है। तो इंडिया आईसीसी का सदस्य नहीं। इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और 2 क्या है इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है इसकी? 2 ऑफिशियल लैंग्वेज में इसकी एक अंग्रेजी भाषा है और एक भाषा है इसकी फ्रेंच। तो 2 लैंग्वेज क्या है इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें ये काम कर, इसकी क्या है? 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसमें से कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग में है। 1 जुलाई 2002 को ये बनाया गया था, ठीक है। और ये क्राइम्स के लिए काम करता है, नरसंहार, युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, इसमें 18 सदस्य होते हैं, ठीक है। और भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आईसीजे के बारे में। आईसीजे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीजे जो है इसका गठन किया गया था 1946 में। कब बना था? आईसीजे का मतलब क्या होता है पहले तो मैं ये बता देती हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसलिए बनाया गया है, अब मान लीजिए अगर 2 देशों के बीच में कोई विवाद होता है, जिस तरीके से अब हमारा इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, मतलब विवाद ही है। जिस तरीके से हमारा पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अभी पाकिस्तान के हाथ में है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस चीज को लेकर क्या है, विवाद है। तो इस तरीके से जो आईसीजे है वो इन दोनों देशों को बुलाकर इनके विवाद को सुलझा सकता है। यहाँ पर क्या चल सकते हैं, इनका केस चल सकता है। आईसीजे का सदस्य भारत है। 3 जो जज हैं वो एशियन कंट्री से जाते हैं। कितने जज जाते हैं? 3 सदस्य जाते हैं हमारे एशियन कंट्री से। और टोटल इसमें सदस्य कितने होते हैं? आईसीजे में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं इसमें? 15 सदस्य हैं। उसमें से 3 जो हैं वो एशिया से जाते हैं। अब हमारे भारत से अभी भी हमारे भारत के जो सदस्य हैं मतलब आईसीजे में है, ठीक है। आईसीजे जिसको चुनता है वो 9 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब 9 ईयर इनका कार्यकाल होता है, किसका? आईसीजे के सदस्य का। और ये दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो 9 साल के लिए इनको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब 9 साल इनका कार्यकाल होता है। और 2 देशों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए आईसीजे का गठन किया गया है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। एशियन कंट्रीज से 3 जो सदस्य हैं यानी कि 3 जज हैं वो एशियन कंट्री से जाते हैं, और उसमें से हमारा भारत के भी जो जज हैं वो गए हैं, ठीक है।
स्थापना जो थी वो 1946 में की गई थी। आईसीजे की स्थापना कब हुई? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सबसे अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड के हेग में ही है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड के हेग में था और आईसीजे का हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड के हेग में था। आईसीसी में 18 सदस्य थे, आईसीजी में 15 सदस्य है, उसमें से 3 सदस्य एशियन कंट्री में जाते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई है और आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, आईएमएफ किस लिए काम करता है? आईएमएफ के बारे में तो पढ़ना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही का जो टॉपिक श्रीलंका क्राइसिस है वो आईएमएफ से रिलेटेड ही रहा है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम दोनों के बारे में इकट्ठा जान लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ बनाए गए थे और दोनों का हेडक्वार्टर भी एक ही जगह पर है। आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और यहाँ पर ये क्या है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, मतलब विश्व बैंक, देशों का बैंक, वर्ल्ड का बैंक। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, मतलब बैंक बनाए क्यों जाते हैं? बैंक इसलिए बनते हैं ताकि हमें जरूरत पड़ने पर हम वहां से क्या ले सके? पैसा ले सके। ठीक है, और ये क्या है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, तो ये दोनों ही कब बनाए गए थे? दोनों की जो स्थापना है ये कब की गई? 1945 में। इन दोनों की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूएसए की कैपिटल में इन दोनों का हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक, और ये क्यों बनाए गए थे? मतलब जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसका मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, ये इसका उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया था? ये क्या देता है? देशों को पैसा देता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक सबसे मेन डिफरेंस ये है कि आईएमएफ जो है वो सभी देशों को पैसा देता है, चाहे वह गरीब देश हो या अमीर देश हो। ठीक है, विकसित और विकासशील दोनों देशों को क्या देता है? ये पैसा देता है, ऋण देता है। ठीक है, तो विकसित प्लस विकासशील देश, तो विकसित प्लस विकासशील देश दोनों को पैसा कौन देता है? आईएमएफ देता है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की खास बात यह है कि ये सिर्फ गरीब देशों को या फिर विकासशील देशों के लिए ही ये फंड देता है। ठीक है, तो किसको पैसा देगा ये? विकासशील देश, और साथ में जो गरीब देश हैं उनको कौन पैसा देता है? वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। तो इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि वर्ल्ड बैंक किसे पैसा देता है? विकासशील देशों को पैसा देता है, और किसे पैसा देगा? गरीब देशों को पैसा देगा। अभी हाल ही में क्या था? कोरोना था, तो कोरोना के समय में इंडिया को वर्ल्ड बैंक से बहुत अधिक पैसा मिला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ इनकी क्या होती है, जिस तरीके से रेट्स होती हैं, मतलब ब्याज दरें होती है, उन ब्याज दरों पे हर देश को क्या देते हैं? ये पैसा देते हैं, ताकि वहां पर जो हालात हैं वो सुधारे जा सके, यानी कि किसी देश के डेवलपमेंट में क्या हो सके? योगदान हो सके, और वहां से गरीबी को या फिर किसी और तरीके की, जिस तरीके से कोई बीमारी है, पेंडेमिक आ गया, जैसे कोरोना पेंडेमिक ही था, तो उस समय में क्या हुआ था? लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए इन दोनों ने क्या किया? पैसे मतलब अलग अलग देशों को पैसे दिए थे। तो वर्ल्ड बैंक किसे पैसा देता है? सिर्फ गरीब देशों को और विकासशील देशों को पैसा देता है। और आईएमएफ अमीर प्लस गरीब और विकसित प्लस विकासशील दोनों देशों के लिए फंड देता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में कि जो आईएमएफ है मतलब इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, आईएमएफ के बनने के पीछे क्या मोटिव रहा था। ठीक है, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं। आईएमएफ के बारे में पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्रीलंका क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आईएमएफ को बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे उन सब के बारे में जानते हैं। मतलब इसका क्या लक्ष्य है, क्यों बना, क्या करता है? वैश्विक मौद्रिक सहायता देता है। क्या देता है ये? वैश्विक मौद्रिक सहायता, मतलब विश्व स्तर पर मौद्रिक क्या होता है? मॉनिटरी, यानी कि पैसे की जो भी बात होती है वो वैश्विक मौद्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन? आईएमएफ। ठीक है, और विश्व स्तर पर जो वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? वित्तीय सहायता। और ये मतलब वित्तीय स्थिरता भी कह सकते हैं कि देशों में क्या बनी रहे?
पैसे को लेकर इनके यहाँ स्थिरता बनी रहे, कोई भी देश क्या ना हो, मतलब बैंकक्रप्ट ना हो जाए, तो इसके लिए क्या देता है IMF? ऋण देता है। ठीक है, तो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। वैश्विक मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया था, देशों से गरीबी दूर हो सके। किसके लिए ऋण देता है? देशों से गरीबी कम करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए क्या देता है, मतलब कम होगी गरीबी को क्या करेंगे, कम या खत्म करने के लिए क्या देगा? ये ऋण देता है, पैसा देगा या ऋण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऋण ही देता है, हमें बाद में इसके पैसे को लौटाना होता है। अगर कोई देश इसके पैसे को लौटाने में सक्षम नहीं होता है तो इसकी बाद में अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग IMF काम करवाता है। ठीक है, तो इसकी बहुत खराब बात है ये। अगर इसके कुछ पक्ष में बातें हैं तो इसके विपक्ष में भी कुछ बातें हैं। ठीक है, तो IMF क्या करेगा? वैश्विक मौद्रिक सहायता देता है, वित्तीय सहायता देता है और वित्तीय स्थिरता देता है और देशों से गरीबी दूर हो सके इसके लिए क्या देता है? ये देशों को ऋण देता है। IMF ने इंडिया की कब कब मदद की है, मतलब IMF और इंडिया का कैसा रिलेशन है, उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। जो IMF है हमारे यहाँ पर जब पहले क्या हुआ था, इन 1961 के आसपास, जब हमारे यहाँ 1961 से 1965 के बीच में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, क्या हुआ था हमारे यहाँ पर? भारत पाक युद्ध हुआ था। तो उस समय में युद्ध के समय में हमारे देश की स्थिति जो थी वो थोड़ी गड़बड़ा गई थी। तो इंडिया ने यहाँ से कई बिलियन डॉलर में क्या लिया था? कर्ज लिया था। तो हमने यहाँ से क्या लिया? कर्ज लिया था। तो IMF ने हमारी इस समय मदद की थी। हमने क्या लिया था? IMF से ऋण लेकर अपने देश की जो स्थिति है उसको सुधारा था। तो IMF एक तो हमारे लिए इस प्रकार उपयोगी रहा। और एक बार जब हमारे यहाँ पर 1990 की बात है, 1990 की बात है, भारत में भी श्रीलंका जैसे ही हालात हो गए थे जैसे आज श्रीलंका में क्राइसिस है। श्रीलंका बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, परंतु भारत उस समय में भारत ने IMF से ऋण लिया था। हमारे पास यहाँ पर कुछ दिनों का क्या बचा था? जो विदेशी मुद्रा कोष होता है, हर कंट्री के पास क्या होता है? उसका एक विदेशी मुद्रा कोष होता है। अगर वो खत्म हो जाता है तो वो देश क्या हो जाएगा हमारा? मतलब वो देश दिवालिया होने की कगार पर आ जाता है। और अगर विदेशी मुद्रा कोष खत्म हो गया है तो हमने अगर IMF से क्या लिया है? लोन लिया है, तो हम उस लोन को चुकाने में क्या नहीं होंगे? सक्षम नहीं होंगे। जिस तरीके से आज श्रीलंका की कंडीशंस है, श्रीलंका का जो मुद्रा कोष है वो खत्म हो गया पूरी तरह से, और वो IMF का जो लोन है वो चुकाने के काबिल नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है, ऐसी कंट्रीज को डिफॉल्टर कंट्रीज भी घोषित कर दिया जाता है, डिफॉल्ट कंट्री भी हम उसे कह सकते हैं। ऐसे ही कंडीशन हमारे इंडिया में 1990 में बनी थी। हमारे इंडिया में सिर्फ 2 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, यानी कि 2 दिन का विदेशी मुद्रा कोष बचा था। तो हमने क्या किया, मतलब IMF से मदद मांगी थी और IMF ने अपनी प्लान को यहाँ एग्जीक्यूट कराया था। IMF की कंडीशन को हमने फॉलो किया था। पहले क्या था? 1990 से पहले जो इंडिया था यहाँ पर ना प्राइवेटाइजेशन था, ना लिबरलाइजेशन था और ना ही ग्लोबलाइजेशन था। इनका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में क्या नहीं कर सकती थी? व्यापार नहीं कर सकती थी। विदेशी कंपनी जो थी वो इंडिया में नहीं आ सकती थी, मतलब इंडिया में अपनी कंपनी स्थापित नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो 1900 दशक के बाद में, 1990 के बाद में, 1991 में जब मनमोहन सिंह जी थे तब ये क्या थे? यहाँ पर अर्थशास्त्री जी थे। कौन? मनमोहन सिंह। तो 1991 में क्या लेकर आए? ये LPG लेकर आए, जिसका मतलब था लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो IMF के कहने पर ही हमने क्या किया? यहाँ पर विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आए, और मतलब अगर कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी तो वो रोजगार लेकर आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात रही थी और देश की जो कंडीशंस थी वो अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो हमारा देश जो बैंकक्रप्ट था वो होने से बच गया था। तो 1991 में क्या आया? LPG आया, और इसको कौन लेकर आए थे? मनमोहन सिंह लेकर आए थे। 1990 में हमारे यहाँ पर 2 सप्ताह का रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा कोष बचा था, तो हमने IMF से ही मदद ली थी। अब IMF के मतलब ये तो पक्ष की बातें हो गई है। अब IMF के विपक्ष की बातें क्या हैं कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये हमारे लिए विपक्षी कैसे हैं? मतलब जो IMF और वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना वैसे USA में ही की गई है, तभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA में है। ठीक है, तो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करते हैं? मतलब इन पर जो है अमेरिका का और जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका ज़्यादा बोलबाला है। किसका बोलबाला है? अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का। तो इनका ज़्यादा यहाँ पर वर्चस्व स्थापित है, परंतु यहाँ पर जो दूसरी कंट्री है वो यहाँ पर इतना अपना अधिकार नहीं जमा सकती हैं।
इतने हक से यहाँ पर ऋण नहीं ले सकती जितना कि इन कंट्री का यहाँ पर बोलबाला है। और IMF की एक और बात यह है कि जो IMF है ये क्या करता है, अगर कोई देश दिवालिया होने की कगार पर है तो IMF अपने प्लान एग्जीक्यूट कराता है, उसके सामने कुछ कंडीशंस रखता है बजाय कि किसी देश की काबिलियत को जाने बिना, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उस देश को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा IMF, और बहुत तेजी से क्या कराएगा, देश में प्राइवेटाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू IMF की कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है अगर किसी ने IMF से लोन लिया है तो बहुत सी कंट्री IMF से, देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक थोड़ा IMF के बजाय वर्ल्ड बैंक थोड़ा सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी नीतियां भी, पॉलिसीज भी IMF जैसी नहीं है, और ये विकासशील और गरीब देशों के लिए काम करता है। IMF दोनों देशों को ही पैसा देता है। ठीक है, बस तो आई होप आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में समझ में आ गया होगा। और IMF के जो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके निदेशक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो IMF की जो निदेशक है उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, बुल्गारिया की है ये। ठीक है, क्या नाम है इनका, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, ये इसकी अध्यक्ष है। IMF की अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, डेविड मालपास। क्या नाम है इनका, डेविड मालपास। ठीक है, तो डेविड मालपास जो है वो किसके अध्यक्ष है, वर्ल्ड बैंक के। IMF के अध्यक्ष क्रिस्टेलिना जॉर्जिया हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ते हैं। इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या नाम है इसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा, मतलब कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ का शहर है, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। क्या है इसकी कैपिटल, बर्न है, लेकिन इसके शहर जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आप ऐसा देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ओ से खत्म होते हैं उन सभी के हेडक्वार्टर मोस्ट ऑफ जिनेवा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे WTO है, ठीक है, तो WHO, WTO जिनकी भी मतलब एंडिंग जो है ओ से होती है, उनके हेडक्वार्टर मोस्ट ऑफ जिनेवा में ही होते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। ठीक, तो इसका जो मतलब ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, जिनेवा में। अब इसकी जो स्थापना है वो कहाँ, कब की गई थी, इसको भी जान लेना जरूरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत जब इसकी स्थापना हुई तो भारत इसका सदस्य बन चुका था। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसीलिए हम जो स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन किसकी शुरुआत हुई थी, स्वास्थ्य। ठीक है, और इसी दिन क्या हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, और इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जो वर्ल्ड स्तर है, इंटरनेशनल स्तर है, विश्व स्तर है, उस पर क्या करना, जितने भी मतलब स्वास्थ्य प्रोग्राम हैं, लोगों की हेल्थ को लेकर जितने काम हैं उन्हें करना। ठीक है, या फिर जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्वास्थ्य को लेकर काम करते हैं उनके साथ में मिलकर WHO क्या करता है, जो स्वास्थ्य प्रोग्राम को लेकर काम करते हैं उनके साथ मिलकर जो WHO है वो स्वास्थ्य, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में WHO क्या करेगा, काम करता है। ठीक है, WHO स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि ये क्या करेगा, वैश्विक स्तर पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विश्व स्वास्थ्य स्तर पर क्या करना चाहते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं, तो उन सब के लिए क्या करता है, WHO काम करता है। ठीक है, इसके साथ में जो WHO है, इसको जो फाउंडेशंस, जो आपका जो WHO है, इसको जो फंड मिलता है, ठीक है, ये फंड का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फंड का, वो इसके साथ में काम करता है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्या नाम है इनका, मेलिंडा गेट्स
फाउंडेशन। तो मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ में जो WHO ये मिलकर काम करता है, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, यहाँ से ये फंड का काम करता है। कौन? मेलिंडा गेट्स एंड फाउंडेशन क्या करता है? फंड के लिए काम करता है। और यहाँ पर मतलब अब हमारा ये भी जान लेना जरूरी है कि जो WHO है और इंडिया है, इसका आपस में क्या रिलेशन रहा है, मतलब WHO ने इंडिया के लिए क्या क्या काम किया है। तो WHO बहुत से बीमारियों को लेकर काम करता है। इसका एक मतलब टारगेट होता है कि इस ईयर तक ये यहाँ से इस बीमारी को पूरी तरीके से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब जिस तरीके से हमारा इंडिया है, इंडिया में हर साल क्या हो जाता है, जैसे बारिश का मौसम आता है तो मक्खी मच्छर वगैरह, तो यहाँ पर क्या होता है, डेंगू वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो डेंगू दो इसका जो लक्ष्य था ये था कि 2020 तक ये क्या कर देगा, वर्ल्ड से जो डेंगू है उसको खत्म करने का इसका टारगेट था। ठीक है, क्या था इसका टारगेट? खत्म करने का, किसे? डेंगू को। और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे आपका अफ्रीका की एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्या नाम है उसका? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये इसका शहर है कहाँ का? साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पर इबोला वायरस जो था वो बहुत अधिक देखा गया था, मिलियंस ऑफ लोगों को इसने बहुत अधिक प्रभावित किया था, मतलब यहाँ की बहुत अधिक जनसंख्या जो थी वो इबोला वायरस से प्रभावित हो गई थी। तो WHO ने यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया और इनके स्वास्थ्य जो दर है उसको सुधारने के लिए भी इसने काम किया था। इंडिया में इसने क्या क्या काम किए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पोलियो है, तो पोलियो को सुधारने के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1967 में चेचक उन्मूलन के लिए काम किया था। हमारे यहाँ पर क्या था? पहले चेचक की बीमारी थी, चेचक उन्मूलन प्रोग्राम किसने चलाया था? उन्मूलन प्रोग्राम। तो ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? WHO के द्वारा चलाया गया था। कब? 1967 में। इसके बाद हमारे यहाँ 2012 में, अभी मैंने आपको बताया था कि किसकी सहायता से काम करता है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से काम करता है। तो 2012 में यहाँ हमारे पोलियो अभियान चलाया गया था और इसके तहत क्या हुआ था, मतलब 0 से जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनको क्या पिलानी जरूरी होती है? पोलियो ड्रॉप्स, अदरवाइज मतलब उनको पोलियो हो जाता है। ठीक है, या शरीर का कोई भी अंग क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। तो 2012 में एक अभियान चलाया गया था और वो किसकी सहायता से चलाया गया था? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। किसकी सहायता से? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो जो मेलिंडा गेट फाउंडेशन है इसकी सहायता से क्या हुआ, ये प्रोग्राम चलाया गया और 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें टीके लगवाने में इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर चेचक उन्मूलन के लिए काम किया इन्होंने, पोलियो अभियान के लिए WHO ने सहयोग दिया। क्या किया है? 1967 में, यानी कि 1967 में चेचक उन्मूलन के लिए काम किया। 2012 में मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से पोलियो अभियान चलाया। 2020 में डेंगू को खत्म करने का पूरा टारगेट रखा और 2018 में यहाँ पर क्या किया? 2018 में जो इंडिया है उसको पेंडेमिक की लिस्ट से बाहर कर दिया, मतलब पेंडेमिक या जो बीमारियां होती हैं उसकी लिस्ट से क्या कर दिया? इंडिया को बाहर कर दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब बहुत अधिक भयानक बीमारियां नहीं है। तो 2018 में हमारा जो इंडिया है वो पेंडेमिक लिस्ट से बाहर हो गया था। तो अब WHO जो है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। ठीक है, और जितने भी ओ वाले हैं सभी का हेडक्वार्टर मोस्ट ऑफ आपको जिनेवा में ही देखने को मिलेगा। तो ये स्वास्थ्य स्तर के लिए काम करता है, मेलिंडा गेट्स एंड फाउंडेशन के साथ मिलकर ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जिनके लास्ट में ओ है उन सभी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ये कब बनाया गया था? 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब खत्म हुआ था। उसके बाद में क्या बनाया गया? श्रमिकों के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी और इसका नाम क्या था, मतलब ये क्यों बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि वैश्विक स्थानीय शांति को बनाए रखना और श्रमिकों के जो अधिकार हैं उनको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। ठीक है, 1960 में इसको क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज से इसको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो शांति का नोबेल इन्हें मिला था। किसका नोबेल? शांति का नोबेल मिला था। कब मिला इनको? 1960 में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वीपो के बारे में, WIPO। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे हैं और इनके बारे में पूरी डिटेल से जानना इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि इनके बारे में इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर इनके हेडक्वार्टर और इनका ईयर और इनके बनने के उद्देश्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वीपो
क्या है ये, वीपो। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है वीपो, ये भी किससे एंड होता है, ओ से। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 26 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वीपो डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वीपो डे मनाया जाता है। और भारत जो है वो वीपो का सदस्य 1975 में बना था। इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसको भारत जो है 1975 में इसका क्या बना, सदस्य बना। इसको बनाने के पीछे जो बौद्धिक संपदा होती है उसको बढ़ाना है। अब ये जो बौद्धिक संपदा है इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसी रचनाएं जो मानव निर्मित हैं, ठीक है, लेकिन जिनको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरीके की जो रचनाएं हैं जो मानव ने बनाई हैं और इसमें इंटेलेक्चुअल का यूज हुआ है, परंतु उसको हम छूकर प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो क्या किस में आती हैं, बौद्धिक संपदा में आती हैं। तो इसके लिए बनाया गया है कि बौद्धिक संपदाओं को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। तो इसके लिए किसका गठन किया गया है, वीपो का गठन किया गया है। वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अभी पढ़ लेते हैं जिनके बारे में जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस हमें उनके उद्देश्य और उनके ईयर्स वगैरह इन सब के बारे में ही ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। मैंने लिखा है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इसका पूरा नाम क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों से मिलकर बना है। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी संधि के तहत नहीं बनाया गया। ये क्या है, एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 5 देशों के प्रतिनिधि क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपनी प्लानिंग्स को क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। एक जो देश है दूसरे देश के विकास के लिए, यहाँ पर सभी देश के विकास की बातें की जाती हैं। आपसी से देश जो होता है वो दूसरे सदस्य देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखता है। ठीक है, और इसके लिए क्या बनाया गया है, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज क्या करते हैं, इकट्ठी मिलकर काम करती हैं। इसमें जो है आर्थिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है और यहाँ पर एक देश दूसरे देश के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होता है। इस तरीके से नहीं है कि अगर इस देश को इतना पैसा मिला है तो मुझे इतना मिलना चाहिए। हर कंट्री अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा इनके लिए एक बैंक भी बनाया गया है जहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैसा हर साल क्या कराना होता है, जमा कराना होता है। तो इनकी क्या होती है, हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें 5 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। तो ब्रिक्स जो देश है वो ब्रिक्स कंट्री जो है ये इकट्ठी क्यों होती हैं, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो पश्चिमी कंट्रीज है उनका क्या करना, पश्चिमी कंट्री का जो प्रभुत्व है, उनका जो बोलबाला है उसको थोड़ा कम करना, उसके वर्चस्व को कम करना। तो इसके लिए पश्चिमी देशों की ताकतों को कम करने के लिए ही ब्रिक्स कंट्री को बनाया गया है, ब्रिक्स बना है और ब्रिक्स की हर साल मीटिंग होती है। ब्रिक्स जो है कंट्री है, ये क्या है, ब्रिक्स कंट्री है। इसमें जो टोटल दुनिया की पॉपुलेशन है वो 40% दुनिया की पॉपुलेशन की ब्रिक्स कंट्री में आ जाती हैं। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना 2 देशों की इसमें शामिल हो गई है। तो पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्री में है और टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसकी 30% जीडीपी इन्हीं 5 देश कंट्री की इसमें शामिल होती है। और ब्रिक्स कंट्री के लिए इसके क्या क्या, ये विकास के लिए क्या क्या काम करता है, ठीक, इसके लिए इसने एक बैंक बना रखा है जिसका नाम है एनडीबी। क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है ब्रिक्स कंट्रीज के लिए, जो कहाँ पर बनाया गया, चाइना में है। क्या नाम है उसका, एनडीबी, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मैंने पहले नेशनल बोल दिया था, वो गलत है। तो क्या नाम है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया, चाइना में। कहाँ बनाया, ये चीन के शंघाई में इसको बनाया गया है। कहाँ बना हुआ है ये, चीन के शंघाई में। तो जब भी किसी कंट्री को पैसे की जरूरत होती है तो ये यहाँ से क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है, उधार ले सकता है। और हर कंट्री क्या करती है, अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग इस बैंक में पैसा भेजती है, पैसा जमा कराती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं। और जब जरूरत पड़े, यानी कि किसी कंट्री को ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में से अपना पैसा निकलवा भी सकती है। ठीक है, तो अगर कोई आर्थिक संकट ना आ जाए, विशेष परिस्थितियों के लिए क्या करते हैं, एनडीबी में पैसा इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। तो एनडीबी का मतलब क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
चाइना। एनडीबी बैंक में जो पैसा होगा ये किस लिए, बहुपक्षीय उद्देश्यों के लिए पैसा, मतलब बहु उद्देश्य। कई बार क्या होता है, मतलब जिस तरीके से अलग अलग उद्देश्य, मतलब मल्टीपर्पस के लिए जो पैसा है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक देता है और हम इसमें पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में अपना पैसा जमा कराता है। तो ब्रिक्स में कौन सी कंट्री शामिल थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 कंट्री ब्रिक्स कंट्री की सदस्य है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आगे। अब मैंने लिखा है सार्क। सार्क का मतलब क्या होता है, इसमें एशियन कंट्री शामिल है, ठीक है। जो हमारे इंडिया के आसपास वाली कंट्री हैं, ठीक है, वो किसमें शामिल है, सार्क देशों में शामिल है। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। क्या नाम है इसका, इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क कंट्री हैं और सार्क कंट्री में टोटल हमारे पहले 7 देश थे, अब कितनी कंट्री शामिल है, इसमें 8 कंट्री शामिल है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में की गई। कहाँ की गई, बांग्लादेश के ढाका में। तो क्योंकि सार्क में कौन सी कंट्री आती हैं, बाद में इसके उद्देश्यों के बारे में हम पढ़ लेंगे कि ये किस लिए काम करता है। तो इनको याद करने की मैं आपको एक मतलब तरीका सा बता देती हूँ जिससे आप इसको याद रख सके। जिस तरीके से ये हमारा टच होता है, ये श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका से नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मालदीव, ठीक है। तो मालदीव के बाद क्या आता है, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद हमारा यहाँ पर क्या है, इंडिया है। क्या है, इंडिया। इंडिया के साथ यहाँ क्या है, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर क्या लगता है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो इधर यहाँ क्या है, नेपाल। क्या है, नेपाल। चाइना इसमें शामिल नहीं है। नेपाल के बाद में यहाँ क्या है, भूटान। क्या है, भूटान। भूटान के बाद यहाँ क्या पड़ता है हमारा, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में अभी कितनी कंट्रीज हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई हैं, इसमें 8 कंट्रीज हो गई हैं। तो आप भी इसको इसी तरीके से याद रखिएगा, अदरवाइज आप सार्क कंट्रीज को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मालदीव। मालदीव के बाद ऊपर श्रीलंका। श्रीलंका के बाद इंडिया। इंडिया के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। फिर इधर की तरफ नेपाल। नेपाल के बाद भूटान। भूटान के बाद बांग्लादेश। तो 8 कंट्री किसमें शामिल है, हमारे सार्क सदस्य हैं। मतलब सार्क कंट्री का सदस्य कौन है, 8 कंट्री। कौन कौन आता है, मालदीव आता है, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो 7 कंट्री इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अफगानिस्तान है वो सार्क कंट्री में कब शामिल हुआ था। इससे पहले सार्क जो है वो 1985 में बना। तब जब ये 1985 में बना था तब इसमें केवल 7 सदस्य थे। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान बना है, कहाँ बना है, कब बना, 2005 में बना। कौन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका सदस्य कब बना है, 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में बना था। कब बना, 13वां शिखर सम्मेलन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में। पहले मैंने आपको गलत बता दिया था। इसकी जो मतलब इसकी स्थापना तो बांग्लादेश के ढाका में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी मीटिंग्स भी यहीं पर ही आयोजित कराई जाती हैं। तो पहले वाला मैंने जो बताया वो सही नहीं है। मतलब इसकी कैपिटल नेपाल की कैपिटल काठमांडू में सार्क कंट्री का हेडक्वार्टर है। ढाका में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हेडक्वार्टर का है नेपाल के काठमांडू में है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1985 में जब बना था तब ये ढाका में बना था, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क कंट्री का क्या बन गया, सदस्य बन गया। अब इसके उद्देश्य क्या है, सार्क कंट्रीज के उद्देश्य क्या है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। मानव संसाधनों के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, मानव संसाधनों में वृद्धि हो, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के लिए काम करेंगी, शिक्षा के लिए काम करती हैं। आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, व्यापार,
प्राकृतिक आपदा से बचाव, ऊर्जा संरक्षण और फ्री ट्रेड। तो इन सब के लिए क्या करती हैं, मतलब जो सार्क कंट्री हैं वो काम करती हैं। इसमें क्या क्या आता है, मानव संसाधनों में वृद्धि करें और आर्थिक वृद्धि करें, वित्त के लिए काम करें, पैसे के लिए काम करें, ठीक है। अगर प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, जिस तरीके से भारत में, मतलब भारत क्या करता है हर साल, मतलब अफगानिस्तान की बहुत मदद करता है, क्योंकि सार्क कंट्री का क्या है, वो सदस्य है। तो हर साल क्या करता है भारत, मतलब अपने एक पड़ोसी देश लगा लीजिए, उसके लिए अब भी भारत ने क्या किया, बहुत टन में क्या भिजवाई है, गेहूं भिजवाई है। तो हर साल भारत क्या करेगा, अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद करता है। तो उसी तरीके से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए और फ्री ट्रेड के लिए ये जो सार्क कंट्री हैं उनको बनाया गया, सार्क को बनाया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी इसका मतलब मेन मोटिव इसका क्या है, इन कंट्रीज के बीच में क्या हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो कि मुक्त तरीके से क्या कर सके, व्यापार कर सके। ऐसा करने से जो व्यापार है वो बहुत आसान हो जाता है, आयात निर्यात पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। आई होप आपको सार्क कंट्री के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने लिखा है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की एजेंसी मानी गई है, ठीक है। मतलब इसमें कौन सी साइट शामिल हो सकती है उनके बारे में बताया गया है। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सदस्य है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 193 सदस्य देश जो है यूनेस्को के सदस्य देश हैं, ठीक है। जो यूनेस्को ये क्या करता है, मतलब हर देश से क्या करेगा, कुछ साइट सिलेक्ट करता है और उनकी देखरेख करता है बाद में। ये इसमें कौन से ऐसे 3 सदस्य देश हैं जो यूएनओ के सदस्य नहीं है पर फिर भी यूनेस्को की साइट में शामिल है। तो इसमें कुक द्वीप आता है, कुक द्वीप की कुछ साइट्स किसमें शामिल होंगी, यूनेस्को में। नीउए द्वीप है जो किसमें शामिल है, यूनेस्को में। और फिलिस्तीन भी यूएनओ का सदस्य देश नहीं है लेकिन किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। इसके बाद है यूएनओ के 3 देश हैं जो यूएनओ के तो सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। इसमें आता है यूएसए, क्या है, यूएसए है, लिechtenstein है और इजराइल है। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य होते हुए भी यूनेस्को की धरोहर साइट में शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य यह है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाना, परस्पर संवाद और शांति को बनाए रखना, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब हर देश में क्या करेगा, सांस्कृतिक विविधता देखेगा, तभी ये क्या करता है, अलग अलग साइट्स को सिलेक्ट करता है और किसमें शामिल कर देता है, यूनेस्को में शामिल कर देता है। जैसे जयपुर है, अहमदाबाद है, ये सब किसमें शामिल है, यूनेस्को की धरोहर साइट्स में शामिल है, क्योंकि ये सभी देखरेख जो है वो किसके द्वारा की जाती है, यूनेस्को के द्वारा ही की जाती है। हमारे इंडिया से 38 साइट्स जो हैं वो किसमें शामिल थी, यूनेस्को में शामिल थी, ठीक है। इसमें से 30 साइट्स जो हैं 30 + 7 + 1 30 साइट्स में से 30 साइट्स क्या हैं, प्राकृतिक हैं, 7 साइट्स क्या है, सांस्कृतिक है और 1 साइट इनकी मिश्रण है। तो हमारे यहाँ 38 साइट्स किसमें शामिल है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हैं। और यूनेस्को जो है ये मेन मोटिव जो है किसको लेकर चलता है, अफ्रीका के जो चम्मन देश हैं उनको लेकर चलता है। इसका एजेंडा है कि 2063 तक जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पर शिक्षा की बहुत अधिक कमी है। तो इस तरीके से यूनेस्को उसके विकास दर के लिए काम कर रहा है, वहाँ की साइट्स को इसमें शामिल किया है ताकि वहाँ पर क्या कर सके, ग्रोथ करा सके। इसलिए यूनेस्को ने मतलब अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर ज़्यादा काम किया है। और यूनेस्को में हमारा इंडिया भी शामिल है, मतलब यूनेस्को का सदस्य है। यहाँ पर सिर्फ 3 सदस्य देश ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य होते हुए भी यूनेस्को के सदस्य नहीं है। पेरिस में है और ये कैसी संस्था है, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है जो अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक विविधताओं को लेकर काम करती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारी क्लास में इतना ही था। अगर कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, जब मैं आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर का टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। उस क्लास में हम जनवरी से लेकर जुलाई तक का जितना भी करंट अफेयर रहा है इंटरनेशनल स्तर का वो सब पढ़ लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। उस क्लास में आपको ओलंपिक के बारे में, मतलब जितना भी ओलंपिक हुआ है उसके बारे में, अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में, यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के बारे में, ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस के बारे में, श्रीलंका क्राइसिस के बारे में, मतलब इनके वॉर के बारे में, इसका वॉर के बारे में पढ़ लेंगे। श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो दिवालिया क्यों हुआ उस सब के बारे में इस क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर हमारे इस क्लास में कुछ पॉइंट्स रह भी गए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है।
आई होप आपको मेरी ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी और ये आपकी क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।